नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपको पता है कि जिस एलओसी पर हुआ सर्जिकल स्ट्राइक आजकल लगातार सुर्खियों में है, उस एलओसी की लकीर कब, कैसे और किन हालात में खींची गई थी? बात 70 साल पुरानी है। पाकिस्तान नया नया बना था। एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा कश्मीर, एक आज़ाद रियासत। तभी 70 साल पहले अचानक एक रात मोहम्मद अली जिन्ना ने कबायलियों को मुजाहिदीन का खिताब देकर उन्हें कश्मीर पर हमला करने भेज दिया। कहानी वहीं से शुरू होती है। सत्तर साल पहले एक कबायली हमला जो खत्म हुआ 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन बाद, जिसने बदल दी जन्नत की सूरत, जिसने जन्नत को जहन्नम बनाने की बुनियाद रखी, जिसने पहली बार मुजाहिदीन को पैदा किया, जिसने कश्मीर की एक नई कहानी लिखी। करीब 700 साल पहले जिस गुलिस्तां को शमशुद्दीन शाह मीर ने सींचा था, उनके बाद तमाम नवाबों और राजाओं ने जिसको सजाया संवारा, जिसके आस्तानों और फिजाओं में चिनार और गुलदार की खुशबू तैरती थी, जिसे आगे चलकर जमीन के जन्नत का खिताब मिला, वही कश्मीर। उसी कश्मीर में आज से ठीक 70 साल पहले एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर खोला जिसकी गंध आज भी कश्मीर में महसूस की जा सकती है। मेरा मुल्क तेरा मुल्क, मेरा मजहब तेरा मजहब, मेरी जमीन तेरी जमीन, मेरे लोग तेरे लोग। इस गैर इंसानी जिद ने पहले तो एक हंसते खिलखिलाते मुल्क के 2 टुकड़े किए, लाखों लोगों को मजहब के नाम पर मार डाला और फिर उस जन्नत को भी जहन्नम बना दिया, जिसके राजा ने बड़ी उम्मीदों के साथ अंग्रेजों से अपनी रियासत को हिंदू मुस्लिम की सियासत से दूर रखने की गुजारिश की थी। मगर उनकी रियासत की सरहदों के नजदीक बैठे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने वाले कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू आवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कश्मीर को जाने वाली तमाम ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल करने लगा, मगर महाराजा हरि सिंह अभी भी अपने उस फैसले पर कायम थे जो उन्होंने भारत में आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सुनाया था, यानी आज़ाद कश्मीर। 22 अक्टूबर 1947 अंग्रेजों से मिली आज़ादी के सिर्फ 9 हफ्ते बाद जिन्ना के इशारे पर पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबायलियों ने कश्मीर में उस वारदात को अंजाम दिया जिसमें हजारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहा, औरतों की इज्जत लुटी, बूढ़े बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, लूट खसोट मचाई गई। मकसद था कि जैसे भी हो बस कश्मीर पर कब्जा। कबायलियों के बदन पर सेना की वर्दी भले ही नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गनें और मोटार थे। साफ था पाकिस्तान ने उन्हें पूरी तैयारी के साथ भेजा था। आतंकवादियों को जोश दिलाने के लिए जिन्ना ने उन्हें मुजाहिदीन का खिताब दिया था। इसी जोश में कबायलियों ने मुजफ्फराबाद और डोमेल शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया और वो श्रीनगर के करीब उरी तक जा पहुंचे। जिन्ना एक तरफ कश्मीर पर हमला करवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके लोग कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने के लिए मुस्लिम सैनिकों को भड़काने लगे। कश्मीर के जो मुसलमान उन कबायलियों के साथ आए वो तो महफूज रहे, मगर जो खिलाफ थे
उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुल्क का नक्शा बदलने की इस जंग में घाटी खून से लाल हो गई। यह तय हो गया कि कश्मीर को बचाना महाराजा हरि सिंह के लिए नामुमकिन है, मगर इसी बीच जिन्ना के भेजे भाड़े के आतंकवादियों को लूट की लत लग गई और वो जिन्ना के मिशन को छोड़ लूट के मिशन पर जा लगे। महाराजा हरि सिंह के सामने अब सिर्फ 3 ही रास्ते थे। पहला, जो हो रहा है उसे होने दें और अपने हाथों से कश्मीर की रियासत पाकिस्तान को सौंप दें। दूसरा, उन पाकिस्तानी कबायलियों से मुकाबला करें जो नरसंहार पर उतारू थे, हालांकि ये उनके लिए मुमकिन नहीं लग रहा था। और तीसरा और आखिरी रास्ता उनके सामने ये था कि वो भारत से मदद लें और कश्मीर को बचा लें। मगर भारत के साथ मुश्किल ये थी कि तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था और ऐसे में भारत सरकार सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकती थी। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख हैदर, आज तक। कबायलियों का कोहराम जारी था। महाराज हरि सिंह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब साफ लगने लगा था कि उनके हाथ से कश्मीर तो जाएगा, साथ ही डोगरा रियासत की आन बान शान भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी आतंकवादियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ हाथ मिला लिया और भारत के साथ जाने का फैसला किया। फैसला रंग लाया। भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ कर रख दिया और फिर इस जंग के आखिरी दिन जन्म हुआ LOC का। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने वक्त रहते सेना और हथियारों को बिना ATC के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया। उस वक्त हमलावर कबायली श्रीनगर से महज 1 मील की दूरी पर थे। लिहाजा भारतीय सेना ने सबसे पहले श्रीनगर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाया। इसके बाद तो जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी। पहाड़ी मोर्चे, जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शों की कमी के बावजूद जाबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से कबायली और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के बढ़ते कदमों की धमक ने तब तक कबायलियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। उनमें भगदड़ मच चुकी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबायलियों से अपने कब्जे में ले लिया। एक एक चौकी, एक एक इंच जमीन के लिए भयानक लड़ाई हुई। पाकिस्तान की फौज कश्मीर को ताकत के बूते जीतने आई थी, मगर मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने उसे यह एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। सेना के जवानों ने एक के बाद एक कबायलियों और पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले इलाकों में उन्हें मात देनी शुरू कर दी। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों में 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। एक साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन चली इस जंग के बाद कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा, जिसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तय हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसे ही युद्ध विराम रेखा माना जाए, जिसे आज आसान जुबान में हम सब LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिसमें गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बालिस्तान शामिल है। कश्मीर को जख्मी करने वाली इस वारदात को आज करीब 70 साल हो गए, मगर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए शुरू हुई 1947 से ये जंग आज भी जारी है। कश्मीर घाटी में हुई इस पहली वारदात के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 3 और लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कश्मीर की सरहदें तब से अब तक वैसी ही जैसी 1947 की जंग के बाद थी। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख हैदर, आज तक। कश्मीर में मात खाने के 17 साल बाद पाकिस्तान ने फिर से सर उठाया। अंजाम क्या हुआ ये आगे बताएंगे। आप देखते रहिए वारदात।
यहाँ तक कि उसके बाद पाकिस्तान से लगने वाली तमाम सरहदों पर जो सेनाएं तैनात की गई वो आज तक कायम है। मगर जो बाज आ जाए वो पाकिस्तान नहीं। 1949 से लेकर 1965 तक कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान कोई ना कोई मक्कारी करता रहा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया तब फिर तय हुई पाकिस्तान को सबक सिखाने की अगली तारीख। आज़ादी के बाद एक तरफ हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत दुनिया भर से हथियारों को बटोरने में लगा दी। अमेरिकी पेंटन टैंकों और सैबर जेट विमानों को हासिल करने के बाद पाकिस्तान खुद को तुर्रम खास समझने लगा। साल 1965 में उसे लगा कि अब वक्त आ गया है कि भारत से 17 साल पुरानी हार का बदला लिया जाए। उस दौर के पाकिस्तानी तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब खान को अपनी मूंछों पर गुरूर था और फौज की ताकत का बड़ा फितूर, और इसी मुगालते में उन्होंने भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया। प्लान था कि पाकिस्तान सेना के जवान कश्मीर में जाकर लोगों को बगावत के लिए उकसाएंगे, मगर पासा उल्टा पड़ गया और खुद कश्मीरियों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़कर भारतीय फौज के हवाले करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के फेल होने के बाद पाकिस्तान ने फौरन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। दोबारा पूरी ताकत के साथ भारत पर अलग अलग इलाकों में हमला बोला, मगर सरकार का इशारा मिलते ही भारतीय फौज ने पाकिस्तान को न सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि भारतीय सेनाएं लाहौर तक जा पहुंची। करीब महीने भर की लड़ाई में ही पाकिस्तान पस्त हो गया और उसने युद्ध विराम के लिए अमेरिका और सोवियत संघ से गुहार लगाई। पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता मुजीबुर रहमान 1970 में पाकिस्तानी संसद के चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद सरकार बनाना चाहते थे, मगर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने उन्हें सरकार बनाने नहीं दिया। इसी के बाद जब बगावत हुई तो सेना भेजकर पाकिस्तान ने अपने ही देश के लोगों का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया। लाखों लोग जान बचाने के लिए हिंदुस्तान की तरफ भागे। लिहाजा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेस पर एक तरफा हमला कर दिया। उसी रात को ही पाकिस्तान को इसका जवाब दिया गया और महज 13 दिन के अंदर भारतीय फौज न सिर्फ ढाका तक जा पहुंची, बल्कि पाकिस्तानी सेना को शर्मनाक सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद एक नए मुल्क ने जन्म लिया, बांग्लादेश। तीन करारी शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कश्मीरी जिहादियों के भेष में अपनी सेना के जवानों को चोरी छुपे करगिल की पहाड़ियों पर घुसा दिया। लेकिन ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय जाबाजों ने दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि पहाड़ियों की ऊंचाई की वजह से पाक आतंकियों का सामना करने में भारतीय फौज के सामने कई मुश्किलें आ रही थी, मगर बोफोर्स तोपों की गरज ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए और आखिरकार भारतीय फौज ने 26 जुलाई 1999 को करगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया। मुनीश देवगन के साथ फर्रुख हैदर, आज तक। एक फिल्म जिसमें कैद है LOC पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की जद्दोजहद की कहानी, इस ब्रेक के बाद।